हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मोल कंसेप्ट। अब हम आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शासन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें काट दी गई हैं। जो प्रारंभिक संरचना है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें कट चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक हम आपको जनरल आइडिया दे करके ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लेसन जब हमें स्टार्ट करना है तो लेसन में कौन सी चीज़ें, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहली चीज़ समझ में आएगी तभी दूसरी चीज़ समझ में आएगी, इसलिए सभी चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। तो परमाणु की संरचना में सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड किरणों की खोज के बारे में। देखिए, कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर ने की थी और इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब बनाई थी जिसका नाम रखा था डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब में मेटल के दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था। उन इलेक्ट्रोडों को, एक धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। और इनको जिस बाहर एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा था उस पर शुरू में तो वोल्टेज कम रखा था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट में कुछ आ नहीं रहा था तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते गए और जब वोल्टेज 10,000 वोल्ट के लगभग बराबर हो गया, मतलब बहुत हाई वोल्टेज, और डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित गैस का दाब 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर हो गया, तो उन्होंने देखा कि बिजली की कड़कने की तरह जो है कुछ किरणें दिखाई देती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ चलती हैं। तो इन किरणों को ही नाम दिया गया कैथोड किरणें। और बाद में पता चला कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। जे थॉमसन ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में पास किया इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया, तो इससे पता चला कि इन पे ऋणावेशित कणों से ये मिलकर बने हुए हैं और इन ऋणावेशित कणों को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जे थॉमसन को जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया था। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, जे थॉमसन ने खोज जरूर की थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन स्टोनी ने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। जे थॉमसन ने ही कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश की गणना की। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है आवेश बटे द्रव्यमान, E/m रेशियो कहते हैं इसको। और कैथोड किरणों के लिए जब इसका मान निकाला गया तो ये 1.76 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम प्राप्त हुआ। और ये भी देखा गया कि जब विसर्जन नलिका में गैस को बदल दिया गया या इलेक्ट्रोडों के पदार्थ को बदल दिया गया तो भी स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश का जो मान है 1.76 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, इसका मान परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब ये इन जो गैस की प्रकृति है उस पर भी निर्भर नहीं करती और इलेक्ट्रोडों के पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करती, यानी ये एक सार्वत्रिक नियतांक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया भी आपको, जे थॉमसन ने जिसकी खोज की, स्टोनी ने जिसको नाम दिया, उस पे आवेश की गणना R.A. मिलिकन ने की। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, MI होगा, MILLIKN। R.A. मिलिकन ने दिया और मिलिकन बिंदुपात प्रयोग, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इनका जो चार्ज कैलकुलेट किया, आवेश कैलकुलेट किया, ये -0.6 10⁻19 कूलम होता है। या ये कूलम जो है आवेश का मात्रक है। MKS सिस्टम में आवेश का मात्रक, CGS सिस्टम में ESU होता है या स्टेट कूलम भी कहते हैं इसको। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और CGS सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, आवेश का मान -4.8 × 10⁻10 ESU होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं अब। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें तो आवेश को विशिष्ट आवेश से भाग दे दें तो द्रव्यमान मिल जाएगा। तो आवेश इतना है और विशिष्ट आवेश इतना है, ये जब भाग दिया गया तो 9.1 10⁻28 ग्राम प्राप्त हुआ, किलोग्राम में 10⁻31 और AMU में 0.000548 AMU होता है। हम आपको बता दें कि एक AMU में
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक AMU में इतने ग्राम होते हैं। तो अब ये मास कैलकुलेट कर लिया गया, यानी देख लीजिए बहुत कम है ना। हाइड्रोजन का मास 1.008 होता है और सबसे हल्का तत्व है, उससे कम मास किसी का नहीं होता। तो ये मास हाइड्रोजन के मास की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे एक यूनिट, इसका जो आवेश हमने बताया, इस आवेश को एक यूनिट आवेश कहते हैं, इसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसा जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसपे एक यूनिट का ऋणावेश होता है और जिसका द्रव्यमान, जिसका मास हाइड्रोजन के मास का 1886वां पार्ट होता है। अगर इसको हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करें तो आप देखेंगे इसमें 1886 से गुणा करेंगे तब हाइड्रोजन का मास प्राप्त होगा। तो ये इतना हल्का होता है, इतना कम मास होता है, मतलब एक तरह से हम इसको मासलेस कह सकते हैं। दूसरी बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, उसके बाद कैनाल किरणें या धन किरणें या कैनाल रेज, इनकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। इन्होंने क्या किया था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड लगाया गया था विसर्जन नलिका में, उस कैथोड में ढेर सारे छेद कर दिए और छेद करके जब इस्तेमाल किया तो देखा कैथोड के पीछे वाली दीवार पे जो है फ्लोरेसेंस यानी चमक उत्पन्न होती है। तो इससे उन्होंने ये खोज निकाला कि केवल कैथोड किरणें ही विसर्जन नलिका में नहीं हैं, कोई दूसरी किरणें भी हैं जो कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती हैं और इन कैनाल से पास होकर के जो पीछे की दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं। तो इसमें पता चला बाद में कि ये धनावेशित किरणों से मिलकर बनी है। तो इन धनावेशित किरणों को बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया। इसकी खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। कैनाल किरणों के विशिष्ट आवेश की गणना करें तो हाइड्रोजन गैस अगर हम विसर्जन नलिका में लें तो ये वैल्यू आती है 9.58 10⁻⁴ कूलम प्रति ग्राम, और ये नलिका में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब गैस बदल दिया या इलेक्ट्रोडों के पदार्थ बदल दिए गए तो इसका भी मान बदल जाएगा। आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होता है, लेकिन धनात्मक आवेश होता है, और द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो ये कैनाल किरणों के बारे में हो गया। उसके बाद अगली जो खोज हुई, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव रेज की खोज में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उन्होंने नाभिक की खोज की। रेडियो एक्टिव रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, है ना। तो उन्होंने नाभिक की खोज की और नाभिक की खोज रदरफोर्ड को जाता है और अल्फा किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग से किया। उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कि लगभग 98% से ज़्यादा अल्फा किरणें पन्नी के आर पार चली जाती हैं, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का ज़्यादातर भाग जो है खाली है। दूसरा देखा उन्होंने कि कुछ बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और अल्फा किरणें बताया उन्होंने कि धन किरणें हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपनी मार्ग से विचलित इसलिए हो गई क्योंकि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित बॉडी है, और उस धनावेशित बॉडी के जब संपर्क में ये किरणें आती हैं तो वो उससे प्रतिकर्षित हो जाती हैं और अपना मार्ग बदल देती हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि जो किरणें अपने पथ से विचलित होती हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव बॉडी की हम बात कर रहे हैं ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा आयतन परमाणु के अंदर घेरता है ना। तो ये जो है बहुत ही छोटा आयतन कवर करता है। अच्छा, और एक चीज़ और इन्होंने ऑब्जर्व की कि कुछ किरणें ऐसी भी थीं जो जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। तो इससे ये पता चला कि अल्फा किरणें के पास द्रव्यमान होता है, तो इस पॉजिटिव बॉडी में भी द्रव्यमान होता है, यानी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान इस पॉजिटिव बॉडी के अंदर केंद्रित रहता है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अतिसूक्ष्म स्थान में संचित रहता है। इस केंद्रीय भाग को परमाणु का नाभिक कहते हैं। अभी तक केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही खोज हो पाई थी, तो इसलिए ये माना गया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो
नाभिक की खोज के बाद परमाणु क्रमांक की खोज मोज़ले ने की, बहुत लेट में किया, है ना। और इन्होंने ही बताया कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। जब तक परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी तब तक तत्व का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार को माना जाता था। और परमाणु भार का मतलब होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित धनावेशों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये द्रव्यमान संख्या बाद में आया, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, इसको A से। द्रव्यमान संख्या का मान तब कैलकुलेट किया गया जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो इसमें यह बताया गया कि नाभिक में, बाद में पता चला कि नाभिक में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसके बाद, बहुत बाद में, नाभिक की खोज के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की, बहुत लेट में हुआ। और इसका लेट में खोज होने का कारण यही था क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं था, तो ये हमें विसर्जन नलिका में दिखाई नहीं दी, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। और इसकी खोज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से हुई। इसमें करते क्या है कि स्थायी नाभिकों पर हल्के हल्के कणों का बम्बार्डमेंट करते हैं, बमबारी करते हैं, उसको दूसरे नाभिक में परिवर्तित करते हैं। इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की। तो इसमें जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की गई तो बेरिलियम का नाभिक कार्बन के नाभिक में परिवर्तित हो गया और बहुत ही हल्का, एक बहुत उदासीन कण उत्सर्जित हुआ। और ये उदासीन होने की वजह से इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। इस पे आवेश रहित होता है और द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इतना सब खोज होने के बाद रदरफोर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो रदरफोर्ड ने पहला परमाणु मॉडल, हालांकि पहला परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, लेकिन वो बहुत सही नहीं था। तो सबसे जो है थोड़ा ठीक ठाक परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने ही दिया था, हालांकि ये भी बाद में फेल हो गया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर सिस्टम का मॉडल, प्लैनेटरी सिस्टम का मॉडल कहते हैं। जैसे प्लैनेटरी सिस्टम में सन होता है और प्लैनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसा ही कुछ मॉडल रदरफोर्ड ने परमाणु का दिया। इन्होंने बताया परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है, एक धनावेशित नाभिक और नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परमाणु का जो कुल, दूसरी बात बताई कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है ना। इसका मतलब है कि प्रोटॉन जो है, सारे प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तीसरी बात जो बताई वो ये बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। और आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। और अभिकेंद्रीय बल यहाँ जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से मिलेगा, जिसका मान कुलम ने कैलकुलेट किया था, है ना। ये देखें, सीजीएस में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नाभिक पे चार्ज है प्लस जेडी और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई। तो दोनों के चार्ज का गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जेडी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिरता नहीं है क्योंकि इस पे इतना, जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे बाहर की तरफ भी लगता है, जिसे अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो ये आशा है ये परमाणु मॉडल सबको समझ में आ गया होगा। अब इस परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं, इन कमियों को समझने के लिए पहले कुछ बातों पे चर्चा करना ज़रूरी है जो उसके बाद की डिस्कवरीज हुई। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है वैद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी सोर्स है, जैसे आपका बल्ब भी अगर जल रहा है तो बल्ब से प्रकाश होता है,
तो प्रकाश होने का कारण ये है कि बल्ब से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। जब विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम तो उससे भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो ये जो किसी सोर्स से जो प्रकाश का या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इस ऊर्जा को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, इस ऊर्जा को नाम दिया जाता है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और इस ऊर्जा का उत्सर्जन वेव के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है। और इन्हीं तरंगों को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब नाम से ही क्लियर है कि विद्युत और चुंबकीय दोनों हैं, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ये देखिए जो ग्रीन कर्व बनाया है, ग्रीन ग्राफ बनाया है हमने, वो वैद्युत क्षेत्र है, और जो रेड ग्राफ बनाया है वो चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत होती है, और साथ ही साथ ये दोनों की जो दिशा है, ये जिस दिशा में वेव ट्रेवल कर रहा है, गति कर रहा है, उसकी दिशा के भी लंबवत होती है। मतलब अगर वेव एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे होगा। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन तरंगों को, इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए, गति करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है कि माध्यम मिलेगा तभी ये ट्रेवल करेंगी। जैसे सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय का तरंग है, और वो तरंग वैक्यूम में यानी निर्वात में भी ट्रेवल करता है। तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक पत्थर को तालाब में फेंके तो तरंगे बनती हैं, तो उस तरंगों को चलने के लिए वो तरंगे चलती हैं, केंद्र से शुरू होती हैं और धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती हैं। तो उसको माध्यम की जरूरत है। वो बिना माध्यम के अगर पानी नहीं होगा तो वो तरंगे नहीं बनेगी। तो माध्यम की जरूरत है, लेकिन इन तरंगों को, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगली बात, चौथा पॉइंट ये है इन तरंगों के लिए कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जितनी भी, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग समान होता है। सभी एक ही वेग से चलती हैं, और ये वेग है सूर्य के प्रकाश का वेग, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इन तरंगों का वेग है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं सभी इसी वेग से चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग में एक सामान्य तरंग के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, जैसे तरंगदैर्घ्य, आयाम, वेग, आवृत्ति। ये सभी चीज़ें इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी होती हैं। जैसे अगर हम एक कॉमन वेव बनाएं, ये हमने एक कॉमन वेव बनाया, तो ये ऊपर वाले जो ऊपर उठे हुए हैं इनको श्रृंग कहते हैं, यानी क्रस्ट, और नीचे जो नीचे वाले हैं इनको गर्त या थ्रोज कहते हैं। तो जितना ऊंचाई इस श्रृंग की होगी उतनी ऊंचाई इस गर्त की होगी, गहराई इस गर्त की होगी। तो ये ऊंचाई इसकी और इसकी गहराई ये बराबर होगी, और इसे हम कहते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। दो आसपास के श्रृंगों या दो आसपास के गर्तों के बीच की दूरी भी बराबर होती है, इसे हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ। आवृत्ति का मतलब होता है कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। इसे एक सिंबल, इस सिंबल को थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं, इसे न्यू कहते हैं, NU, न्यू ग्रीक सिंबल है। ये आवृत्ति का संकेत है, और आवृत्ति बराबर होता है वेग बटे तरंगदैर्घ्य। अब वेग क्या है? प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸, तो उसे c से प्रदर्शित करेंगे, c/λ। एक और चीज आती है तरंग संख्या या वेव नंबर। तो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को, वेवलेंथ के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य या तरंग संख्या। अब देखिए, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उन सभी तरंगों को उनके वेवलेंथ के, यानी कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। ये देखें, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए तो जो पैटर्न मिलेगा हमको, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं।
तो सबसे कम वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रेज का, उससे ज़्यादा गामा रेज, उससे ज़्यादा एक्स रेज, उससे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे ज़्यादा विजिबल रेज। यही रेज हमको दिखाई देती हैं। इसमें 7 रंग होते हैं, है ना। और ये जो 7 रंग हैं विजिबल रेज के, इसी को हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही रंग हमें दिखाई देता है। इससे ज़्यादा वेवलेंथ होती इंफ्रारेड रेज का, अवरक्त किरणों का। इससे ज़्यादा वेव होती माइक्रोवेव। आप लोगों के घर में अगर हो माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में खाना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो माइक्रोवेव्स होती हैं उसमें। और उससे अधिक वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज की चर्चा में यहीं तक, आज हम यहीं तक डिस्कशन करेंगे। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से कि क्या ड्रॉबैक हैं, क्या दोष हैं, कौन सी चीज़ें इनसे व्याख्यात नहीं होती, एक्सप्लेन नहीं होती। प्रकाश की कौन कौन सी प्रॉपर्टी इससे एक्सप्लेन नहीं होती, और अगर एक्सप्लेन नहीं होती तो क्यों नहीं होती, इसमें क्या कमी है, और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसी में अगला टॉपिक आएगा। जो अगला टॉपिक है फोटोन या क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।